a new app or website with fully अच्छा ठीक है. Uh, Even here's why. Even if you don't need routing or data fetching, you would likely want to add some libraries for them. As your JavaScript bundle grows with every new feature, you might have to figure out how to split code for every route individually. तो ये कुछ मे बी आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो, बिल्कुल सही है। अभी इसका हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं देखेंगे ये क्या बोल रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसने एक लिंक दिया हुआ वीट का, ठीक है? अब वीट एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई है, अभी रेक्ट आई थी, अब एक वीट आ गई है। वीट क्या होता है? कुछ लोग इसको व्हाइट बोलते हैं, कुछ व्हीट बोलते हैं। अब व्हीट बेसिकली क्या करता है कि समझ लो कि इट्स अ बंडलर, ठीक है? बंडलर क्या होता है? अब एक और नई चीज़ आ गई है। अब हमने अब वापस आते हैं। हमने एक चीज़ देखी थी जेएसएक्स, ठीक है? हमने देखा था कि रेक्ट क्या करता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो आप जेएसएक्स में बनाते हो और जब जेएसएक्स में बनाते हो ना, मतलब कोड आप जेएसएस में कर रहे होते हो। तो जब आप बना लेते हो उसको तो वो लाइव कैसे होती है? मतलब ब्राउज़र को क्या पता जेएसएक्स क्या होता है? ब्राउज़र ने तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल राइट, तो उसमें वेट का क्या रोल होता है? इसके बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन एक रोल क्या होता है कि आपके जो जेएसएक्स है ना, उसको ट्रांसलेट करता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट में। जब आप बिल्ड करते हो ना अपने प्रोजेक्ट को, बिल्ड भी एक चीज़ होती है जो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। जब आप बिल्ड करते हो, तो उसके बाद जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये वापस एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ही बन जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जो रेक्ट ना वो डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा ईज़ मतलब प्रोवाइड करता है कि आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स डाल सकते हो। आप मेमोरी एफिशिएंट जो हमारे पास एल्गोरिदम है, डिफिंग एल्गोरिदम उसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो और इतने सारे हमें हुक्स एंड ये सब चीज़ों की सपोर्ट मिल जाती है। तो इन द एंड वीट ना उसको वापस कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं गेट स्टार्टेड पे। और यहाँ पे हमारे पास ना एक कमांड है, जब आप नोड इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास आपने ये कमांड कॉपी करनी है और हम अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ जो हमने क्रिएट करना है। तो आप लोग कोई भी टर्मिनल अपना ओपन कर लो और उसके बाद आपने जहाँ पे भी आप चाहते हो कि मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास फ़ोल्डर है, यहाँ पे ना हम उस कमांड को पेस्ट कर देते हैं। अब npm एक चीज़ हमारे पास ये ना एक कमांड है, अभी के लिए आप ये समझो कि npm एक ये पूरी की पूरी ना एक कमांड है कि जिसके थ्रू बेसिकली ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ये कमांड है जिसके थ्रू हम रेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। npm के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा-सा बता देता हूँ। npm इज़ अ पैकेज मैनेजर, ठीक है? नोड.js ना जो नोड है, जो हमने इंस्टॉल किया था अभी, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर कह रहा हूँ, मिड के बाद उसको बहुत थोरली कवर करेंगे। npm के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका हमें अभी भी यूज़ करना होगा। npm ना एक पैकेज मैनेजर है। आप समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फेसबुक है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फेसबुक बना रहे हैं। और के अंदर ना हमें हर चीज़ स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है? जो कुछ लोग होते हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? अब उन लाइब्रेरीज़ को आप पैकेजेज़ भी बोल सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे ओके जस्ट अ सेकंड। ओके, एक मेरे पास पैकेज है काओ से, सही है? ये एक पैकेज का नाम है, इसको हम देखते हैं क्या होता है। एक मेरे पास पैकेज है, ये एक बंदा है जिसका नाम ये है और ये इसने ना पैकेज बना के एनपीएम के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। एनपीएम पे आप पब्लिश भी कर सकते हो, मतलब खुद भी कुछ बना के पब्लिश कर सकते हो। तो इसने ना ये एक पैकेज बना के ना पब्लिश किया हुआ है यहाँ पे। तो हम ना इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करना है? पहले तो आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्लोबली इसको इंस्टॉल करना चाहते हो ना, अभी अगर आपको समझ नहीं ना आ रही है ग्लोबली क्या होता है, उसकी आप फ़िक्र ना करो, प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। अभी हम क्या करते हैं, इस कमांड को कॉपी पेस्ट करते हैं टर्मिनल में, ठीक है? npm इंस्टॉल डैश जी का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल करो इसको और हमने ये कमांड जो है ना वो आगे लिख दी हुई है। अभी ये नोड पैकेज मैनेजर कर क्या रहा है, इसने क्या किया है कि ये इस ना जैसे गिटहब पे हम क्लोन करते हैं ना रिपॉजिटरीज़ को, तो ये यहाँ पे आया, इसने ये पैकेज पे गया, पैकेज की गिटहब पे गया, वहाँ पे जाके पूरा का पूरा कोड उठाया और उसने ना मेरे जो सिस्टम है ना उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया इसको ग्लोबली। अब ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि मैं ना इसको ऐसे भी रन कर सकता हूँ।
ये मैं इसका नाम लिखा है ना, तो आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो वो रन होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ ये, ठीक है? तो ये देखो, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हो। अब ये पैकेज काम ही इतना कर रहा है। तो एनपीएम के थ्रू ना आप बहुत सारे पैकेजेस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ना बहुत ही ऑप्टिमाइज़्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम बना दी है, ठीक है? या किसी ने कोई ऐसी लाइब्रेरी बना दी है कि जब आप इमेज अपलोड करते हो ना वेबसाइट पे, तो वो ऑटोमैटिकली उसको कंप्रेस कर देगी। तो आपको ये नहीं करना है कि आप स्क्रैच से उस चीज़ को बनाना शुरू कर दो। आप क्या करोगे कि देखोगे कोई अच्छा एनपीएम पैकेज हो जिसके वीकली डाउनलोड सबसे ज़्यादा हो, ठीक है? और जिसको सपोर्ट अच्छी मिली हो और उसको आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करोगे। यूज़ कैसे करना है वो अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैकेजेज़ हम का काम क्या है? ये नोड पैकेज मैनुअल होता होता क्या है, ठीक है? अब बेसिकली ना नोड एनपीएम के अंदर ना हमारे पास वीट भी है सॉरी रेक्ट भी है। आप इस तरीके से समझो। अब ये क्या कर रहा है कि जो हमारे पास कमांड थी ना, वापस चलते हैं यहाँ पे और ये जो हमने कमांड कॉपी की थी, तो हमारे पास ना ये एक प्रोजेक्ट बनाएगा वीट का। वीट आप समझो रेक्ट ही है। एक हमारे पास रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाएगा जब हम इस कमांड को रन करेंगे। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम एक दफ़ा क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे वो कोई चीज़ें पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है? तो हम इसको रख देते हैं रेक सेशन 1, ठीक है? एंटर कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है फ्रेमवर्क कौन-सा यूज़ करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हम अभी कोई भी फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स गो विद रेक्ट। अब उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट में कोड करना है या जावास्क्रिप्ट में कोड करना है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट को ही लेके चलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी देखो आपका प्रोजेक्ट बना दिया उसने। अब ना हम इसको ओपन करते हैं। सो सीडी रेक सेशन और ये आप वीएस कोड में इस फ़ोल्डर को ओपन कर लोगे, ठीक है? अब ये देखो, अब यहाँ से हमारी एक्चुअल जो प्रैक्टिकल लर्निंग है ना वो स्टार्ट होएगी। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है? चेक कर देता हूँ। अच्छा, अभी वापस आता है यहाँ पे। अभी तक जो आप लोगों ने किया है ना, वो सिर्फ़ 2 से 3 तरह की फ़ाइल्स बनाई होंगी, मेबी 4 तरह की बना ली हो, रीडमी भी बना ली होगी। जिसके अंदर आपने एक एचटीएमएल की फ़ाइल बना ली होगी, एक सीएसएस की बना ली होगी, ठीक है? एक आधी जावा से भी की बना ली होगी। लेकिन अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको देख के शायद घबरा गए हैं कि यार ये क्या चीज़ें हैं? ये कॉन्फ़िग की क्या फ़ाइल है? मेबी डॉट गेट इग्नोर का आपको पता ही होगा। ये पैकेज डॉट जेएसएन क्या होता है? ये वीट कॉन्फ़िग की क्या फ़ाइल बन गई है? सोर्स का फ़ोल्डर में क्या हो रहा है? ये जेएसएक्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? और ये पब्लिक में क्या होता है? तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं एक-एक करके ना आपको इन फ़ोल्डर्स का ओवरव्यू देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, आइडिया हो जाए कि काम क्या है, एक-एक चीज़ क्या है इसके अंदर, ठीक है? सबसे पहले ये जो फ़ोल्डर एंड फ़ाइल बनी है ना, ये हमारे लिए रेक ने बनाई है। मैं अगेन रेक यूज़ कर रहा हूँ, ये वीट को मैं वो कर रहा हूँ लेकिन बोल में रख रहा हूँ। तो ये हमारे लिए रेक ने बनाई है। अब ये करता क्या है कि जितने भी यहाँ पे फ़ोल्डर्स एंड फ़ाइल्स बनी हुई है ना, ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगी, ठीक है? कुछ किसी फ़ाइल का कोई और मकसद होगा, किसी का कुछ और जो है ना वो होगा। अब सबसे पहले है पब्लिक का फ़ोल्डर। पब्लिक का फ़ोल्डर ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी अपनी असाइनमेंट भी बनाई थी, तो आपने एसेट्स के लिए कोई फ़ोल्डर बना दिया होगा। आपने उसको नेम दे दिया होगा इमेजेस या कुछ भी नेम दे दिया होगा। तो बेसिकली यार यहाँ पे आप अपने एसेट्स स्टोर करवा सकते हो पब्लिक के अंदर, ठीक है? इस लेवल पे जिस लेवल पे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप समझो कि एसेट्स को स्टोर आप यहाँ पे करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इमेजेस आप यहाँ पे डाल दो, कोई भी वीडियो यहाँ पे डाल दो पब्लिक के अंदर। ये नहीं है कि वो सिर्फ़ पब्लिक में डालनी पड़ेगी, कहीं भी ऐड कर सकते हो लेकिन पब्लिक के अंदर आप समझ लो कि रिकमेंडेड है। यहाँ पे आप अपने एसेट्स स्टोर कर सकते हो, ठीक है? फिर हमारे पास सोर्स पे हम आते हैं, ठीक है? अब अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल यहाँ पे बनी हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा इसने तो इसमें ही ओपन कर दी है। ये एक एसवीजी फ़ाइल थी, जो कि ऑब्वियसली एक एसेट है और इसने पब्लिक के अंदर डाला हुआ है इसको, ठीक है? यानी कि आप एसेट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। सोर्स पे हम अभी बाद में आएँगे। डॉट गिट इग्नोर का आई होप सो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये क्या होता है। बेसिकली जिसको नहीं आइडिया मैं बता देता हूँ, जब आप गिटहब की रेपो को इनिशियलाइज़ करते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप गिटहब पे नहीं भेजना चाहते, ठीक है?
इस फ़ोल्डर के अंदर भी हम एक चीज़ अभी मिसिंग है, वो हम यहाँ पे लेके आएँगे, जो हमें गिटहब पे नहीं भेजनी, तो वो हम इसके अंदर डालते होते हैं। दैट इज़ नोड मॉड्यूल्स, बट हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट फॉर सिम्प्लिसिटी मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ सारे कंटेंट को, क्योंकि जैसे हमने देखा था हमने हर चीज़ डिलीट करनी है और दोबारा बिल्ड करके देखना है कि वो कैसे करता है। अब उसके बाद ESLint और weet.config.js इसको आप भूल जाओ। ये आप समझ लो कि रेक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, ये हमारे लिए वीट ने इंस्टॉल कर दी है। इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमारे पास है सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी चीज़, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैकेज.json, ठीक है? अब जब आपका रेक का प्रोजेक्ट बनता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो, ठीक है? आप उसको बिल्ड भी कर रहे होते हो, आप उसको लोकली डेवलपमेंट के लिए भी चला रहे होते हो, जिसके लिए एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होती है जिसका मतलब है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या करता है कि इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर मैं ये स्क्रिप्ट रन करूँगा तो ये होना चाहिए, अगर डेव की करूँगा तो ये होना चाहिए, बिल्ड पे ये होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप इसमें ना एक चीज़ डिफाइन करते हो, दैट इज़ डिपेंडेंसीज़, सही है? डिपेंडेंसीज़ क्या होता है? डिपेंडेंसीज़ ये होता है कि जैसे हमने अभी बात की थी पैकेजेज़ की, ठीक है? नोड npm के पैकेजेज़ की, कि हम ऑलरेडी बने हुए पैकेजेज़ यूज़ कर सकते हैं बजाए इसके कि हम उसको खुद ही स्क्रैच से प्रोजेक्ट के अंदर बनाना शुरू कर दें। तो आपके रेक के प्रोजेक्ट को कैसे पता चलेगा कि यार आप कोई स्पेसिफिक पैकेज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो वो जो पैकेजेज़ होते हैं ना, वो आप रेक को बताते हो डिपेंडेंसीज़ के थ्रू, ठीक है? अब ये अगर मैं डिपेंडेंसीज़ को ओपन तो आप देखो इसके अंदर फिलहाल सिर्फ़ 2 पैकेजेज़ हैं। एक खुद रेक्ट है और ये उसका आगे वर्ज़न लिखा हुआ है 18.3.1, और एक है रेक डॉम कि जिसके थ्रू हम रेक्ट को वेबसाइट के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है? और इसका आगे ये वर्ज़न लिखा हुआ है 18.3.1। तो ये 2 पैकेजेज़ हैं, सिर्फ़ हमारे पास अभी तक ये सिर्फ़ 2 ही पैकेजेज़ हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना एक पैकेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है? मुझे इस फ़ोल्डर के अंदर एक पैकेज चाहिए जो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। सो ओके, चलो भाई। अच्छा, सो ओके, लेट्स से मुझे ना एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है एक्सियोस, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने लिखा npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, आई का मतलब होता है इंस्टॉल, आप पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हो, सिर्फ आई भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैंने किया इंस्टॉल और आगे एक्सियोस। एक्सियोस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है। ये बस एक पैकेज है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए, ठीक है? तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जैसे ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है ना, तो हमारे पास एक फ़ोल्डर भी बनेगा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का, वो भी आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद डिपेंडेंसीज़ के अंदर हमारा ये एक्सियोस का जो सॉरी पैकेज है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। सो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम एक और प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। लेट्स गो विद दिस वन। ओके, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका भी पैकेजाइजेशन दिखाता हूँ, ठीक है? अभी आप यहाँ पे देखो इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले इसमें वही स्क्रिप्ट्स, ठीक है? जो हम स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद डिपेंडेंसीज़ आ गई। अभी देखो रेक्ट और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो रेक्ट डोम है और रेक्ट है। हमारे पैकेज जो जेसन जो ओरिजिनल है हमारा, उसके अंदर सिर्फ ये 2 ही पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो आपके पास इतने ज़्यादा पैकेजेज़ पड़े हुए हैं, ठीक है ना? और आई थिंक इसके अंदर ये देखो एक्सियोस भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे पैकेजेज़ ना, उसने क्या किया कि जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना, तो उसने डिपेंडेंसीज़ के अंदर डाल दिया। डिपेंडेंसीज़ के अंदर डालने के बाद उसने ना एक फ़ोल्डर बनाया, जो कि हमारा भी फ़ोल्डर बन चुका है, ये देखो नोड मॉड्यूल्स। उसने एक फ़ोल्डर बनाया, पूरा का पूरा कोड पकड़ा, जो उस पैकेज के अंदर चल रहा था। मतलब जो जिसने पैकेज बनाया ना, जो उसका कोड था, उसने पूरे के पूरे कोड को पकड़ा और यहाँ पे उसका फ़ोल्डर बना के, उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? बेसिकली ये सारा काम है पैकेजेज़ का, ठीक है ना? और कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है। पैकेजेज़ उसने उठाए, जो-जो आपने अपने डिपेंडेंसीज़ के अंदर डाले हुए थे, ठीक है? यानी कि 3 पैकेजेज़ आपने डाले हुए थे। उसने क्या किया कि तीनों के ऊपर गया और तीनों के ऊपर उसने जाके देखा कि यार ये पैकेज अवेलेबल हैं, और उसने वो पकड़े और उनके फ़ोल्डर्स बना के इसके अंदर डाल दिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये आप लोगों का एक सवाल आ रहा होगा कि यार यहाँ पे तो 3 पैकेजेज़ हैं और यहाँ पे कोई 1000 फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, तो ये कहाँ से आए? ठीक है?
तो देखो, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया ना और उसके अंदर आपने इनको इन तीनों को एज़ अ डिपेंडेंसी यूज़ किया, सही है? तो ये तीनों भी तो किसी और पैकेज को डिपेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा रेक्ट का पैकेज है, अब उसकी भी तो कोई ना कोई और डिपेंडेंसी हो सकती है, ठीक है? मेबी वो उसको ये कॉनकैट मैप का एक पैकेज चाहिए हो, जो यहाँ पे जिसका ये देखो सारा कोड लिखा हुआ है, देख रहे हो? ये बहुत सिंपल है, जिसका सारा का सारा कोड उसने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। क्या पता कि रेक्ट को चाहिए हो ये वाला मेथड, रेक्ट डोम को भी किसी न किसी पैकेज की ज़रूरत होगी। तो जो आपने डिपेंडेंसीज़ में डाला ना, वो भी अगर किसी और पे डिपेंडेंट है ना, तो उसने सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे उनको सेव करवा दिए, ठीक है? तो नोड मोड्यूल्स के अंदर आपके सारे पैकेज आ जाते हैं। अब ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, इसको अभी भूल जाओ ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये बस नेम है, प्राइवेट आपने किया हुआ है, वर्ज़न इसका दिया हुआ है, टाइप इसको मॉड्यूल आपने दी हुई है। अब आते हैं डेव डिपेंडेंसीज़ के ऊपर, ठीक है? डिपेंडेंसीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जब आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे ना अपनी वेबसाइट को, तो ये डिपेंडेंसीज़ ना आपके जहाँ पे भी आप होस्टिंग करा रहे हो ना, यहाँ पे इसके साथ शिप होंगी आपके प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन डेव डिपेंडेंसी सिर्फ़ आपकी हेल्प के लिए होती हैं, अभी तक के लिए इसको इतना समझ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हो ना, तो टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ़ डेव डिपेंडेंसी के अंदर ही आएगी, ठीक है ना? वो डिपेंडेंसीज़ के अंदर नहीं आप डालोगे। क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट एक डेवलपमेंट टूल है, जो सिर्फ़ आपको लोकली प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चीज़ें चाहिए ना, वो डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर आती हैं। अच्छा यार, अब थ्योरेटिकल तो हमने इन चीज़ों को काफ़ी देख ली है और ये पहली फ़ाइल है जो आपका जो एनपीएम है ना, वो देखेगा कि यार इसके अंदर जब ये आप कोई स्क्रिप्ट रन करोगे। तो हम एक काम करते हैं, अब थोड़ा इसको इस चीज़ को ना फ़ैसिनेट करते हैं थोड़ा हम इस प्रोजेक्ट को ना रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने क्या किया, अगर आपने देखा है ना कि किसी रेक्ट के प्रोजेक्ट को या इसका कोई फ्रेमवर्क है, अगर हमने उसको रन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप आओगे पैकेट डॉट जेसन में, ठीक है? यहाँ पे आपने देखना है कि यार आपके पास कौन-कौन से स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? अब यहाँ यहाँ पे आपके पास है 4 स्क्रिप्ट्स डेव, बिल्ड एंड प्रीव्यू। अब हम इन दोनों को बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो जो डेव वाली है ना, वो क्या करेगी कि आपके प्रोजेक्ट को लोकली चलाएगी, जिसके ऊपर बेसिकली आप इसको डेवलप कर सकते हो। तो इसको चलाने का तरीका क्या होता है, हम वो देखेंगे। तो उसको उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपने ये करना है npm रन बस। आगे आप जो भी लिख दो, जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल है ना, वो लिख दो। अगर आप कोई ऐसी-वैसी स्क्रिप्ट लिख दोगे, वो बोलेगा यार ये तो एक्सिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो यहाँ पे आके देख रहा है उस चीज़ को, ठीक है? तो लेट्स से वी वांट टू रन दिस डेव बिल्ड। चलो पहले बिल्ड रन करते हैं। अच्छा, आपने कैसे करना npm रन और ये बिल्ड, ठीक है? अब आपने ये स्क्रिप्ट रन कर दी, अब वो यहाँ पे आया, उसने देखा कि यार ये स्क्रिप्ट हो क्या रहा है? इसके आगे क्या लिखा हुआ है? अब वेट बिल्ड लिखा हुआ है ना, अभी देखो उसने ये कमांड रन कर दी हुई है यहाँ पे। अगर मैं इसको ये देख रहे हो, ये वाली कमांड इसने रन कर दी हुई है। अब जब ये कमांड रन हुई है ना, इसने क्या किया है कि हमारे प्रोजेक्ट को ना इसने बिल्ड ही कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इतना सारा फाइल्स सब चीज़ें बनी हुई है ना, ये सिर्फ़ ट्रांसलेट होनी है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में। तो ये देखो भाई, उसने आपकी एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना दी है और जो भी चीज़ें थी ना उसने एसएस के अंदर डाल दी हैं। आपकी जावास्क्रिप्ट जो भी चीज़ थी ये देखो आपका जो रेक था वो किस तरह कितनी बड़ी जावास्क्रिप्ट फाइल में ट्रांसलेट हो गया। और जो आपकी सीएसएस थी वो उसने इस तरीके से एक ही उसके अंदर डाल दी है। अब ये जो आप जब इसको डिप्लॉय करोगे ना लाइव करोगे तो आप ये तीनों चीज़ें मतलब अपने क्लाउड पे डालोगे तो वो लाइव होएगी, ठीक है? उसको हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो इसको करने का मकसद ये था कि जब आप बिल्ड करते हो तो आपकी ये तीनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट रह जाती हैं। इंडेक्स डॉट जो आपकी जेएस है फाइल है, एक सीएसएस की बन जाएगी, एचटीएमएल की बन जाएगी। जावास्क्रिप्ट की ज़्यादा भी बन सकती हैं, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। उसको डिलीट कर देते हैं। अब हम चलाते हैं npm रन डेव, सही है? अभी इसने क्या किया, जैसे ही मैंने ये स्क्रिप्ट रन की है ना, ये वापस गया है, इसने यहाँ पे आके देखा कि यार डेव के आगे क्या है? इसने वीट को रन किया, वीट ने क्या किया कि हमारे प्रोजेक्ट को लोकली उसने चला दिया। अब जब लोकली जाने का उसका मतलब ये है कि उसने ना आपको एक लिंक दिया, दैट इज़ लोकलहोस्ट 5173। अगर आप इस लिंक पे जाते हो ना, सही है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। जब आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपने लिखा लोकलहोस्ट 5173 तो ये देखो, आपका जो रेक का प्रोजेक्ट था ना, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? आप इसको रिफ्रेश कर लो या किसी और जगह पे ओपन कर लो, आप इसको अब यू कैन जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग इट, ठीक है?
अब आते हैं जी हम अच्छा हमारी पब्लिक फ़ोल्डर भी आपको क्लियर हो गया, नोड मॉड्यूल्स भी आपको होप सो पता चल गया होगा पैकेजेज़ का क्या होता है। डॉट गेट इग्नोर मैंने आपको बताया कि जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल नोड मॉड्यूल्स है ना, अब मैं इसको ना एक काम करता हूँ। अच्छा वैसे काफ़ी देर लगा के डाउनलोड हुआ था, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। मैं किसी और प्रोजेक्ट में आपको करके दिखाता हूँ। इसी को उठा लेते हैं। अभी देखो, इसके अंदर ना मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है नोड मॉड्यूल्स का, ये भी वही चीज़ है, पैकेजेज़ पड़े हुए हैं। अब मैं ये क्या करूँगा कि यार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट कर दिया तो ये नहीं है कि वो चला गया, मतलब वापस मुझे मिल नहीं सकता। जब तक मेरे पास ये पैकेज डॉट जेसन है ना, मैं अपने प्रोजेक्ट को बता सकता हूँ कि यार मैं मेरी ये डिपेंडेंसीज़ हैं। तो जब भी मुझे वो फ़ोल्डर चाहिए होगा ना, तो मैं बस ये कमांड रन कर दूँगा npm install। अब आगे मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, सिर्फ़ npm install का मतलब ये है कि वो डिपेंडेंसी के अंदर जितने भी पड़े हुए हैं ना आपकी डिपेंडेंसीज़ हैं, उन सबको इंस्टॉल करो। अब जैसे ही मैंने रन किया, तो उसने क्या किया वही चीज़, वो ज गया आपकी रजिस्ट्री पे मतलब npm पे गया और उसने वहाँ पे जाके ना ये सारे पैकेजेज़ का एक-एक करके उसने इसको इंस्टॉल करेगा और दोबारा से नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर यहाँ पे बना देगा। यानी कि जो आपका नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर होता है ना, वो आप दोबारा बना सकते हो। तो इसको आपको गिटहब पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रीज़न ये है कि क्योंकि भाई इसके अंदर आपका मेन जो कोड है ना, जो सबसे ज़्यादा आपका लाइक समझ लो कि साइज़ के लिहाज़ से कोड है, वो इसके अंदर है, क्योंकि इतने सारे पैकेजेज़ हैं। तो जब आप गिटहब पे डालोगे तो कोई 300-400 एमबी का मिनिमम बन जाता होता है। तो यू वुड एप्रिशिएट कि आप इसको ना ही डालो तो बेहतर है, ठीक है? तो हम इसको कैंसल कर देते हैं और वापस चलते हैं हमारे अपने रेक के प्रोजेक्ट पे। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, नोड मॉड्यूल्स इज़ क्लियर, पब्लिक इज़ क्लियर, गिट इग्नोर इज़ क्लियर, इसको हमने छेड़ा ही नहीं है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आते हैं। पैकेट लॉक क्या होता है? ये समझ लो कि यार जो आपकी पैकेट डॉट जेसन है ना, इसका एक लॉक वर्ज़न है। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा डिटेल में आपके वो स्पेसिफाइड है वर्ज़न्स, रजिस्ट्री के लिंक्स यहाँ पे हैं और उसके आगे मज़ीद जो डिपेंडेंसीज़ हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है ना, वो पैकेट डॉट जेसन है। इसको आप रीड करके भी दोबारा बना सकते हो, ठीक है? जब आप npm इंस्टॉल करोगे, तो ये भी दोबारा बन जाएगी लॉग फाइल। अब readme.md का तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी छोटी-सी बना सकते हो, इसको हम उड़ा देते हैं फिलहाल। तो अब सिर्फ़ 2 फाइल्स रह गई हैं read.config और ये, जिसको हमने अभी नहीं छेड़ा। अब आते हैं सोर्स पे, मेन हमारे JSX के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे चला देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बंद करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो इट्स गॉन, यानी कि वो आपका सर्वर आपने बंद कर लिया। हम वापस इसको रन कर लेते हैं, ठीक है? वापस इसको चला देते हैं। अब ये देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम index.html फर्स्ट। अभी ये वही फाइल है index.html जो आप अपने बचपन से बनाते आ रहे हो, जिसके अंदर आप ये स्पेसिफ़ाई करते आ रहे हो डॉक टाइप, आप एचटीएमएल का एक टैग डालते आ रहे हो, हेड एक बनाते आ रहे हो। ये अगर किसी को नहीं पता अभी भी, तो मैं इसको वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, सब चीज़ों को, ठीक है? बाकी इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखो, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये बेसिकली ना वही index.html की फाइल है जो अभी तक इस पे हम काम करते आ रहे हैं। हम वेबसाइट्स अपनी बनाते आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखो कितना सारा इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ये तो पूरा का पूरा खाली है बॉडी। अभी एक डिव का टैग बना हुआ है, जिसको एक आईडी बस एक दी हुई है और अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और ये एक स्क्रिप्ट यहाँ पे ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो हम इसको देखते हैं। कंटेंट फिर कहाँ लिखा हुआ है? अब समझ जाए तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब ये देखो स्टिल अब जैसे अब वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले जो आपने पैकेजेज़ को इंस्टॉल कर लिया, आपने जब अपनी कमांड को रन किया ना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए लोकली, तो आपका index.html फायर अप हो गया, ठीक है? अब index.html ने क्या करना है, इसको अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ना, इस तरीके से और मैं क्या करता हूँ कि बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ अ, ओके दिस इज़ सम टेक्स्ट, ठीक है? तो ये देखो, आपका क्या चल रहा है सबसे पहले index.html और यहाँ पे क्या आ रहा है index.html के अंदर जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप चाहो
तो स्टिल आप एक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बना सकते हो। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तो आपने रेक में बना लिया है। ये सारे पैकेजेज़, ये सब चीज़ें आपने डाउनलोड तो कर ली हैं। लेकिन आप स्टिल एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज़ सम टेक्स्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो गया है, जो बताता है कि यार ये तो सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस यहाँ पे चल रही है। अगर मैं इसको एक डिव में डाल के लिखता हूँ, दिस इज़ एन अदर टेक्स्ट, ठीक है? तो ये देखो, अब यहाँ पे मैं स्टाइल भी दे सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी स्टाइल दे सकता हूँ मैं यहाँ पे कि आई थिंक यहाँ पे दे सकते हैं लेकिन किसी और तरीके से। अच्छा, ये इसने एक इनपुट बना दी है, टेक्स्ट एरिया बना दिया, ठीक है? मतलब जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना अपनी index.html में, वो यहाँ पे ट्रांसलेट तो हो रही हैं, नज़र भी आ रहा है सबको। तो रेक्ट कहाँ पे चल रही है? रेक्ट आपको याद होगा कि हमने कुछ चीज़ों को ना कमेंट आउट कर दिया था। पहली चीज़ जो है ना हमारे पास वो ये है। सबसे पहले हम इसको अनकमेंट करते हैं। अ, इसको हमने अनकमेंट कर दिया, सही है? और ये देखो वो सब चीज़ें वापस आ गई। पहले इसको देखते हैं। अब सबसे पहले ना उसने ये डिव चलाया है और उसने ना उसको एक आईडी दे दी है रूट की, ठीक है? अब आपको पता है कि सिर्फ़ आईडी दे देने से कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ़ आपने आईडी दे दी है। कुछ ना कुछ चीज़ हो रही है स्क्रिप्ट के अंदर जो इस आईडी को मैनिपुलेट कर रही है। तो हम इसको एक दफ़ा कमेंट आउट करके वापस से चेक करते हैं, ठीक है? मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब ये देखो, जो वेबसाइट है ना, वो वापस ब्लैंक हो चुकी है, क्योंकि आपने कुछ तो यहाँ पे मतलब कमेंट आउट किया है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूँगा, वो यहाँ पे रन होना अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम ना इसको देखते हैं सबसे पहले कि यार इसके अंदर क्या हो रहा है। तो अब आते हैं सोर्स पे। अब आपकी आसानी के लिए ना मैं ये सब चीज़ें पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये भी उड़ा देते हैं, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। लो, अब आपकी आसानी के लिए मैंने पूरा का पूरा ना प्रोजेक्ट ही ऑलमोस्ट उड़ा दिए सोर्स के अंदर और हमें काफ़ी सारे एरर्स भी आ गए हैं नीचे। और जो एक फ़ाइल थी ना जिसको ये आपने मतलब रेफ़र कर रहा था, वो मैंने बस छोड़ दी है, main.jsx। सबसे पहले ना हम ये एरर रिज़ॉल्व कर लेते हैं। ये अब एक JSX का सिंटैक्स आपके सामने आ गया। मेबी आप लोगों में से कुछ लोग घबरा गए होंगे, यार ये क्या हो रहा है? अच्छा, हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, अच्छा सर, ये वो index.html में आपने वहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट टाइप इज़ इक्वल टू मॉड्यूल, इसका क्या मतलब है ये बता दें बस? अ, इसको भी आप भूल जाओ। हाँ, इसका ये मतलब है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो फ़ाइल है ना, जो हमने main.jsx बनाई हुई है, इसको एज़ अ मॉड्यूल वो लोड करवा रहा है। इसकी 2 से 3 टाइप्स होती हैं, जिसके थ्रू आप इसको लोड करवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये JSX है ना, ये सिंपल JS नहीं है, तो इसको वो एज़ अ मॉड्यूल लोड करवा रहा है। हम इसको ज़्यादा डीप जाके देखेंगे, क्योंकि ये आगे बहुत सारी चीज़ों पे निकल जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत जार्गन वर्ड्स हैं। तो अभी के लिए आप ये समझो कि टाइप इज़ इक्वल टू मॉड्यूल क्या कह रहा है कि इसको एज़ अ मॉड्यूल लोड करवा रहा है और उसका सोर्स के अंदर आपने उसका पाथ दे दी है, ठीक है? ठीक है। ओके, सो लेट्स गो बैक टू main.jsx। यहाँ पे ना आपके पास एक और चीज़ है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है? और हम एक और चीज़ करते हैं कि सिर्फ़ 2 लाइन्स का कोड यहाँ पे रहने देते हैं। अभी आप ये देखो, आपकी ये वेबसाइट है और हम एक काम करते हैं कि इसको भी डिलीट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ़ कुछ लिख देते हैं। अ, ओके, सो एक h1 बना देते हैं। चलो, ये हम बाद में करेंगे हेलो वर्ल्ड वाला काम। अब हमने किया क्या है अभी तक उसको देखते हैं ज़रा। अब ये देखो, index.html हमारी एक मेन फ़ाइल थी, जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की एक मेन फ़ाइल है। ये बाकी सब तो आपके टूल्स हैं ना, आपने पैकेज में डिपेंडेंसी डिफाइन कर दी, पैकेजेज़ आ गए आपके पास, वो सब चीज़ें आपने कर ली। लेकिन मेन चीज़ जो आपकी चलनी है वो index.html है। index.html के अंदर क्या किया आपने? आपने एक डिव बनाया, उसको आईडी दे दी रूट की। फिर आपने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट बनाया, उसको एज़ अ मॉड्यूल, टाइप इज़ इक्वल टू मॉड्यूल करके आपने उसको और सोर्स दिया, source/main.jsx जो भी जिसका मतलब ये है कि सोर्स पे जाओ फिर main.jsx पे जाओ और इसको एज़ अ मॉड्यूल लोड कर लो। इसको अगेन
अ, उस डिफरेंस में अभी हम नहीं जाएँगे, हम देखेंगे उसको कि क्या होता है। तो सोर्स स्लैश मेन डॉट जेएसएस के अंदर सिर्फ़ ये 2 लाइन लिखी हुई है, ठीक है? एक ये लाइन लिखी हुई है और एक ये लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक फंक्शन है दैट इज़ क्रिएट रूट, ठीक है? अ, अगर मैं आपको ये देखो, जैसे ये फंक्शन है ना, क्रिएट रूट का फंक्शन, ये एक पैकेज था जो आपने इंस्टॉल किया है। अगर आप चाहते हो कि आप इस पैकेज को ओपन करो ना, तो ये देखो, ये एक पैकेज है जो आपके नोड मॉड्यूल्स में इसका कोड जो है ना आपने वो ओपन हो चुका है, ठीक है? अब मेन डॉट जेएसएक्स में ये ना एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा रहा है, जिसको आपने यहाँ पे इम्पोर्ट किया हुआ है। अभी आप ये ना समझो कि यार ये इम्पोर्ट एक्चुअली होता है कि ये सिंटैक्स ही हो रहा है। आप समझो कि एक फंक्शन था जो इस पैकेज में डिफाइंड है और आपने यहाँ पे ना उसको क्रिएट रूट करके उसको आपने इम्पोर्ट करवा लिया है। इस तरीके से आप मज़ीद फंक्शंस भी इम्पोर्ट करवा सकते हो जिसको हम ऑब्वियसली आगे जाके करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चाहते हैं तो हम बहुत सारे फंक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये रेक्ट पैकेज के अंदर से हमारे पास एक ये फंक्शन आ चुका है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है? तो हमारे पास क्रिएट एलिमेंट करके ये एक फंक्शन आ चुका है, ठीक है? तो आप बहुत सारे फंक्शंस को ऐसे इम्पोर्ट करवा सकते हो। अब मेन चीज़ जो हो रही है वो आई थिंक यहाँ पे हो रही है। अब जो फंक्शन था ना, हमने क्या किया, इसको मज़ीद थोड़ा और सिम्प्लीफाई कर देते हैं। हमने इसको एक एलिमेंट बना के ना और इसी की आईडी देते हैं, ठीक है? हमने क्या किया कि एक एलिमेंट बनाया, ये अभी तक आप जावा से में भी कर चुके हो। हमने क्या किया कि एलिमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके ना सॉरी गेट एलिमेंट करके कम ऑन कोपायलट गेट एलिमेंट करके हमने वो रूट आपको याद होगा कि हमने ना एक डिव का टैग दिया उसको आईडी दी थी रूट की। हमने क्या किया कि वो रूट आईडी वाले डिव को ना उठाया, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, समझ लो एक जावा स्क्रिप्ट है, उसको उठाया और हमने ना उसको इस वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है? अब हम इस वेरिएबल के साथ क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि क्रिएट रूट के अंदर ना हम इस पूरे के पूरे को यहाँ से हटाएँगे। यहाँ पे बोल देंगे एलिमेंट डॉट रेंडर। ये रेंडर एक मेथड है, ठीक है? आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स होते हैं, तो ये फंक्शन के आगे एक मेथड है जो आप दे सकते हो। अब रेंडर का एक मेथड है जो एक आर्गुमेंट भी बाय द वे लेता है। जैसे कि आप इसके ऊपर अगर आप होवर करोगे, तो ये आपको दिखा सकता है कि ये ना एक आर्गुमेंट लेता है चिल्ड्रन का, जो कि एक रेक्ट नोड जिसकी टाइप है। ये अभी आप इसकी फ़िक्र ना करो कि ये क्या होता है। अभी बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक फंक्शन हमने लिया है जो है क्रिएट रूट और क्रिएट रूट क्या कर रहा है कि एलिमेंट आपने उठाया है, जो एलिमेंट आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ था आईडी रूट देके और यहाँ पे आपने लोड करवाया है इस वेरिएबल के अंदर और आपने ना वेरिएबल को इस फंक्शन में पास करके उसके ऊपर डॉट रेंडर का मेथड चला दिए, ठीक है? अब आपकी जो रेक्ट है ना वो काम करना शुरू कर दिया उसने। अब आपका वर्चुअल डोम है ना वो फायर अप हो चुका है सिंपल वर्ड्स में। अब रेंडर के अंदर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। रेंडर के अंदर ना आप बेसिकली कुछ भी बना सकते हो, लाइक पूरी की पूरी वेबसाइट आपके इस रेंडर मेथड के अंदर चलनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिव बनाऊँ और उसके अंदर मैं हेलो अ, हेलो वर्ल्ड लिखूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गए, सही है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे पूरी की पूरी मैं एक टेबल बना लूँ, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे वेबसाइट बना लूँ, आप इस पूरे के पूरे मेथड के अंदर वो चीज़ कर सकते हो। अभी तक का डिफरेंस क्या है एचटीएमएल और रेक्ट के अंदर? आपने एचटीएमएल के अंदर ये टैग बनाया, रेक्ट से आपने एक फंक्शन उठाया रेक्ट डॉम से और उसको आप इस तरीके से अब अपनी वेबसाइट को रेंडर करवा रहे हो। अब हम ना थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि यार कंपोनेंट्स क्या होता है? हम रीयूजेबिलिटी हमने एक चीज़ देखी थी, वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? अब ना मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने इसको नाम देता हूँ ये हम एक ना नैप बार बनाते हैं, ठीक है? एक नैप बार है और इसके नीचे ना मैं कुछ टैग्स बनाता हूँ, चलो ये हेलो वर्ल्ड दे दिया, ठीक है? और कुछ बना लेते हैं, H2 भी डाल देते हैं कुछ, ये हमारा फुटर आ गया। समझ लो ये हमारी नैप बार आ गई है, ये हमारा क्या आ गया है, हेलो वर्ल्ड आ गया और ये या फिर हम इसको मज़ीद अगर एक ही कंपोनेंट रखते हैं, तो हम इसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि ये मेरा ए टैग है, जो लिंक होता है, ठीक है?
लिंक 1 है और लिंक 2 है, सही है, एंड दिस इज़ लिंक 3, ठीक है? तो ये मेरी एक छोटी-सी यहाँ पे नैप बार बन चुकी है, ठीक है? अब मैंने करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डिफरेंट पेजेज़ हैं ना, ये नैप बार ना वहाँ पे मुझे दोबारा ये कोड ना लिखना पड़े। अब कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो मैंने क्या करना है कि एक फ़ाइल बनाऊँगा मैं, ठीक है? एक फ़ाइल बनाई और उसको मैंने नाम दे दिया नैप बार का, सही है? और आगे मैंने बोल दिया डॉट जेएसएक्स जो रेक्ट जेएसएक्स रेक्ट एक ही चीज़। अभी यहाँ पे आपने क्या किया, एक आपके पास फ़ाइल बन चुकी है नैपबार डॉट जेएसएक्स। हम ना इस पूरे के पूरे कोड को अच्छा पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। आपने अभी तक देखा होगा कि फंक्शंस, ठीक है? फंक्शन हम कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया लेट्स से नैपबार और उसको ना उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिए और वो कुछ आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा और उसके अंदर हम कुछ रिटर्न भी नहीं करवा रहे। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, बेसिक चीज़ है। आपने एक फंक्शन बनाया नैवबार का, ठीक है? ये एक टाइप होती है आप समझ लो कि ये सिंपल फंक्शंस हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो हम रेक में यूज़ कर रहे होंगे ना वो एरो फंक्शंस होंगे, ठीक है? सो दीज़ आर एरो फंक्शन, ठीक है? अब हमारे पास आ गए एरो फंक्शंस, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन। तो चलो पहले सिंपल फंक्शन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे ना हमने एक फंक्शन बनाया और हमने क्या किया कि यहाँ पे रिटर्न करवा के ना हमने ये रिटर्न करवा दिया यहाँ पे लेट्स से हमने एक डिव को रिटर्न करवा दिया, ठीक है? और नीचे हमने क्या किया कि हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन का नाम। अब ये सिंटैक्स क्या कर रहा है, जो आपको कोपाइल भी बता रहा है कि ये एक फंक्शन को ना एक्सपोर्ट कर रहा है ताकि हम इसको अपने दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर पाएँ, ठीक है? अब आप इसको समझो कि दिस इज़ अ कंपोनेंट, ठीक है? रेक्ट में जो ये आपने फंक्शन बनाया ना, अभी डिफरेंस कहाँ पे आया कि जो आप रिटर्न करवा रहे हो ना यहाँ पे वो डिव टैग है। कभी आपने एचटीएमएल में ऐसे किया है? आपने इस तरीके से रिटर्न करवाया हो? आई डोंट थिंक सो, 20 लेवल पे आपने किया होगा। तो ये आपने एक नेबर का फंक्शन बनाया और उसके अंदर आपने एक डिव टैग को रिटर्न करवा दिया और उसके अंदर आपने लिख दिया डिव टैग, ठीक है? और यहाँ पे आपने उसको क्या करवा दिया, एक्सपोर्ट करवा दिया। अब आप वापस आए हो अपनी मेन डॉट जेएसएक्स वाली फ़ाइल में और यहाँ पे आके ना आपने उस नैप बार को इम्पोर्ट करवा लिया। अब इसने इम्पोर्ट करवाने का क्या था कि अगर तो कोई ऐसा फ़ंक्शन है ना जो आपने इम्पोर्ट करवाना है, जो कंपोनेंट है, तो आप क्या करोगे कि पहले लिखोगे कंपोनेंट का नाम, इम्पोर्ट नैप बार, ये आपको बाय द वे खुद ही सजेशन दे देगा लेकिन चलो नैप बार फ्रॉम आगे आपने उसका पाथ दे देना है, जो कि हमारे इस फ़ाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर आप मज़ीद भी कंपोनेंट वो करवा सकते हो। तो लेकिन आप डिफ़ॉल्ट नहीं करवा सकते। हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में क्या फ़र्क है, एक्सपोर्ट आप करते हो फिर क्या होता है। उसको हम देखेंगे आगे। आपने उसको इम्पोर्ट करवाया, बाद में आउटपुट आया था। लेकिन हमारा रेंडर वाला मेथड था ना, आपने उसके अंदर उसको यहाँ पे प्लग इन कर दिया। अब वो देखो रेंडर होने शुरू हो गए। लेकिन अभी भी बात वही है कि यार यूज़ेबिलिटी किधर है? तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने कुछ चीज़ को ना कट किया था, तो हम उसको यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमारी नैप बार जो है ना वो उसके अंदर लिंक्स भी आ जाएँ। तो ये देखो, ये एक नैप बार थी, सही है? जिसको हमने कंपोनेंट बनाया और हमने यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लिया। अब अगर मैं चाहूँ कि यार मेरे पेज के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि यार नैप बार चलो ज़्यादा होनी चाहिए मेरे एक पेज के अंदर। ये नैप बार की जगह कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कोई कार्ड भी हो सकता है। तो मैंने क्या करना है, बजाए इसके कि मैं एक और फ़ाइल बनाऊँ या दोबारा कोड लिखूँ, मैंने जस्ट ये करना है, कॉपी एंड पेस्ट। आपकी 2 नैप बार बन चुकी हैं, ठीक है? जितनी दफ़ा मैं चाहूँ ना मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, वो उतनी दफ़ा मेरी नैप बार जो भी मेरा कंपोनेंट है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे लेट्स से अगर कोई आके कमेंट कहता है कि यार तुम्हारी नैप बार बहुत अच्छी लग रही है, तुम इसके अंदर मज़ीद ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है?
तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर एक-एक कोड में जाऊँगा नैव बार के और उसमें जाके मैं एडिट करता रहूँगा, ठीक है ना? मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा जो मेरा कंपोनेंट है, जिसको हम बार-बार रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और उस कंपोनेंट में आके ना मैं यहाँ पे जो भी एडिशन करूँगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक जैसे बटन बना देता हूँ, ठीक है? एक बटन बनाया और ये लो। जैसे ही मैंने उसको सेव किया ना फ़ाइल को, उसने सारी की सारी जो मेरे नैप बार्स थी ना, उस सब के अंदर वो बटन को डाल दिया। दिस इज़ कॉल्ड रीयूज़ेबिलिटी, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि मेरे एक से ज़्यादा पेजेज़ होते, ठीक है ना? तो मैं क उनको बहुत ईज़िली एक्सेस कर पाता अब क्योंकि मेरे पास कंपोनेंट्स हैं। अब मैं नैप बार एक ही दफ़ा बनाऊँगा और सारे के सारे कंपोनेंट्स में उसको ऐड कर दूँगा और अगर मुझे उसमें चेंज करना है, तो मैं एक ही फ़ाइल में जाके चेंज करूँगा। ये देखो सिंपल एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट ही है इन द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द सिर्फ इसी का है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट ठीक है, अब चलो एक और कंपोनेंट बना के हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है? अभी हमने लेट्स से कि ये तो मेन है ना, अगर हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट पेजेज़ बनाएँ, तो हम एक काम करते हैं, एक पेज बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं होम पेज सॉरी जेएसएक्स, ठीक है? अब यहाँ पे ना मैं सेम चीज़ करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा एक और उसको मैं नाम दे देता हूँ होम पेज का, ठीक है? और कम ऑन ओके। सो ये मैंने इसको नाम दे दिया होम पेज का और ये मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया है और इसके अंदर मैंने ये चीज़ रिटर्न करवा दी है। ये कंपोनेंट मेरा बन गया और इसको मैं आखिर में जाके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करवा लेता हूँ, ठीक है? अब बजाए इसके कि मैं ये सब करूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना उस होम पेज को यहाँ पे इम्पोर्ट करवाता हूँ और उसको ना मैं यहाँ पे अपना जो डिव है ना, उसको हटा के यहाँ पे सिर्फ़ होम पेज डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने होम पेज डाल दिया, ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखो, उसने देखा कि यार सबसे पहले तो रेंडर हो रहा है ना, वो ये एलिमेंट है। अब उसने और किसी चीज़ को नहीं देखना। अब वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा और इसको रेंडर करवा देगा, ठीक है? अब यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब आप चाहते हो कि यार होम पेज के अंदर नैव बार होनी चाहिए, तो आपने ये नहीं करना है कि आप नैव बार बना रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी बना ली हुई है। आप इस फ़ाइल के अंदर भी उसको इम्पोर्ट करवा सकते हो। आप जहाँ चाहो उसके अंदर इम्पोर्ट करवा सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ाइल के अंदर आपने इम्पोर्ट करवाया और यहाँ पे आके आपने डिव के ऊपर लिख दिया नैव बार। लो भाई, आपकी नैव बार यहाँ पे भी आ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसको इसी के अंदर एच1 के नीचे यूज़ कर लूँ, ये लो आपका नैव बार यहाँ पे भी आ चुकी है। लेट्स से लेट्स से कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक फुटर भी बनाएँ, तो हम क्या करेंगे? अच्छा ये आप लोगों में से कोई बंदा मुझे बताए कि हम फुटर कैसे बना सकते हैं? कोई भी बंदा अगर वॉलंटियर करना चाहता है तो। आई होप सो आप लोगों को समझ तो अभी तक आ चुकी है कि हम कंपोनेंट बना कैसे रहे हैं और बनाने के बाद हम रीयूजेबिलिटी बेसिकली हो कैसे रही है, ठीक है? तो एनीवन हू वांट टू वॉलंटियर या मैं खुद पिक कर लूँ आप लोगों में से किसी को? शाफ़िर आपको आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। अच्छा यार आप बताएँ आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। हम फुटर कैसे बना सकते हैं जो अभी तक हमने देखा है? हम हमने एक फुटर नैप बार का की फ़ाइल बनाई है, ठीक जितना है? हमारी और नीचे फुटर हमने डॉट ना एक टैग जेएसपी बनाया है, एक हम सिंपल उसका ठीक है? कंपोनेंट बना लेते हैं फुटर का और ठीक जगह-जगह है। यूज़ करने जहाँ पे पहले हमें यूज़ आप करना कहना चाह रहे हो पहले आप कहना चाह रहे हो कि हम एक फ़ाइल बनाएँ, राइट? हाँ, फुटर तो जेएसपी। हम एक फ़ाइल बनाते हैं, अच्छा अहमद भाई आपकी ठीक ना है? आवाज़ थोड़ी-थोड़ी footer.jsx देर में बाद कट रही है, उसके बाद एकदम से इकट्ठी आती है पिछली अड़ी हुई। मतलब ऐसे बफर में स्टोर हो रही है फिर एकदम से अ रुक गई। सबको ऐसी आ रही है कि सिर्फ़ आपको ही आ रही है? मैंने वैसे नेट सबको अलग ट्राई किया है। अ, यार ये आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। ख़ैर अच्छा मुझे आप बताओ अच्छा आगे क्या करना चलती है है footer के अंदर? उस मतलब उसके अंदर जिस तरह हम जिस सिंपल फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर हम जो एचटीएमएल सीएसएस हुँ, रिटर्न कर देंगे ठीक है। फ़ंक्शन के अंदर क्या एक लिखा डिव में footer बंद करके ठीक है। उसके अंदर एक डिव रख अब के रिटर्न करा देंगे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। आगे क्या किया? एक डिव बना देंगे
अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं होम पेज पे आता एक्सपोर्ट हूँ करा के उधर इंपोर्ट करवा के उधर एक फुटर का हम कह लो टैग बना देंगे, उधर टैग ऐड कर ठीक देंगे है। सबसे एंड पे। अगर अगर आप बिना ठीक है, बिना अगर आप बिना एक्सपोर्ट करवा के अगर आप उसको इम्पोर्ट करवाओगे ना, दैट यू कैन नॉट डू। आपको इवन सजेशन भी नहीं देगा कि यार इसको आप इम्पोर्ट भी करवा सकते हो कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाना है और यहाँ पे आने के बाद ना आपने उसको इम्पोर्ट करवा लिया और आपका जो H1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि जो हमारा ये है ना, ये इसके नीचे शो होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सही है। तो ये देखो, हमारा नैप बार भी बन चुका है। जो इसके अंदर H1 टैग था, लेट्स से हमारी पूरा का पूरा पेज था यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आ गया है और हमारा फुटर भी आ गया है, ठीक है? अभी आपको जितने पेजेज़ बनाने हैं आप बनाओ, आप सेम चीज़ को रीयूज़ कर सकते हो। सो यार दैट वाज़ बेसिकली इट। दिस इज़ रीयूज़ेबिलिटी, दिस इज़ रेक्ट। अब नेक्स्ट सेशन में जो हमने चीज़ करनी है ना, हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हमने चीज़ें करनी है वो बेसिकली ये है कि हुक्स को समझना है, सही है? स्टेट मैनेजमेंट को समझना है, जो हमारे पास थोड़े-से एडवांस टॉपिक्स हैं, उनको हमने कवर अप करना है नेक्स्ट सेशंस के अंदर। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट्स भी देंगे व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन रिएक्ट, जिसके अंदर आप इतना सा बेसिक सा ही काम कर रहे होगे, ठीक है? कुछ ज़्यादा नहीं होगा। जितना आप लोगों में से जो-जो अभी सेशन में है, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा। तो सेकंडली एक चीज़ ये है जो हमने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि हम ना एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे थ्रू दीज़ सेशंस, सही है? तो अभी तक हमने सोचा हुआ है कि हम एयरबीएनबी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अब उसका वो आपका ना बेसिकली आप समझ लो कि आपका भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? और अगर आप वो सेशंस के थ्रू नहीं ना उसको सीखते हो तो फिर वो आपका रह जाएगा वैसे ही, वो आप नहीं फिर कर पाओगे। अनलेस ये कि आप यूट्यूब पे जाओ या कहीं पे और जाके आप उसको सीखो फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो हमारा सेशन होगा जो हमारा प्रोजेक्ट है ना उसके ऊपर और हम एक-एक करके ना कंपोनेंट्स अपने बनाएँगे, अपने पेजेज़ बनाएँगे एयरबीएनबी के अंदर, ठीक है? रेक्ट राउटर को देखेंगे क्या होता है, काफ़ी सारे पैकेजेज़ को देखेंगे और हम पूरा का पूरा बाय द एंड हम हमारे पास एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो रेडी होगा, लाइव होगा हमारा इंटरनेट पे। तो ये बेसिकली था हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हवाले से। तो वो भी हमारे सेशंस के अंदर ही कंटिन्यू होगा। कहने का मतलब ये है कि वो क्लास के अंदर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। जितना भी काम है, वो सारा का सारा सेशंस के अंदर ही हम लोगों ने कवर अप करना है, सही है? तो आई थिंक अभी हम आप लोगों में से अगर किसी का कोई सवाल है, जितना अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए है, तो आप अपना हैंड रेज़ करो और हमें बता दो बजाए इसके कि आप बाद में मैसेज कर रहे हो हम लोगों को। आई थिंक किसी ने ग्रुप में भी अभी एक मैसेज ड्रॉप किया हुआ है। तो हम अभी इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अगर आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, फिर अगर कोई मसला आता है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली रीच आउट टू एनी ऑफ अस, तो हम उसको इंशाल्लाह हल कर लेंगे, ठीक है? सो अभी हम 5 मिनट का पॉज़ ले रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज़ करके वो पूछ सकते हो। हम उसके बाद अटेंडेंस की तरफ आ जाएँगे। जी, फ़हीरा। मुझे ये पूछना था कि जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, उनको एक्सपोर्ट जी। करके इंपोर्ट किया और यूज़ किया, इनसे हम स्टाइल्स कैसे अप्लाई हुँ। करेंगे? क्या फाइल एक ही होगी और उसको जैसे फिर आप हम हुँ, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अभी तक आपने कैसे स्टाइल्स अप्लाई किए हैं, जो आप एचटीएमएल वगैरह के अंदर करते आ रहे हो? वो तो एक फाइल थी, उसमें सब ठीक है, क्लासेस यहाँ और जो भी हम हुँ, अप्लाई यहाँ पे भी आप एक फ़ाइल के अंदर ही कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है? बेसिकली लेट्स से अगर आपका एक डिव टैग है ना और आप चाहते हो कि यार मैंने इसको कुछ स्टाइल अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है? तो आपके पास आप इसी डिव टैग जो हमा क्योंकि इन द एंड ये सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस ही है। तो अगर आप चाहते हो कि आप उसी फ़ाइल के अंदर करो, व्हिच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन सीखने के लिए आप उसके अंदर भी कर सकते हो। और अगर आपने वैसे स्टाइल्स की कोई फ़ाइल बनानी है ना, सो आप वो भी बना सकते हो। आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हो, इंडेक्स डॉट सीएसएस या कुछ भी उसका नाम दे सकते हो और वो आप वहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है? मैं आपको बाय द वे स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ स्टाइल्स का।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये स्क्रीन विज़िबल है अभी आपको? अभी कुछ हो हाँ, हो गया। शो ठीक है, अब ये देखो ये जैसे आपका होम पेज है ना, यहाँ पे एक डिव है हमारे पास। जो आपका कंपोनेंट है ना, आपको आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल नहीं उसको अप्लाई करोगे, आप कंपोनेंट के अंदर जाके उसको स्टाइल अप्लाई करोगे, ठीक है? अब ये जो हमारे पास डिव है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ ना और इसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ और ये हमारा होम पेज है। अब होम पेज में फॉर एग्ज़ाम्पल H1 हेडिंग को हमने कोई स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जैसे ये आपको बता ही रहा है, ये सिंपल आप इसके अंदर भी कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल कलर आप दे सकते हो, उसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हो, इसमें सेंटर भी कर सकते हो, ठीक है? मार्जिन दे सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो विदिन द फाइल। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ कि एक डिफरेंट फाइल में करना है, तो हमारे पास ना जब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था ना, तो हमारे पास एक यहाँ पे फाइल आ रही थी। अम, जस्ट अ सेकंड। ओके। सो द फाइल वाज़ index.css या कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे ना जैसे आप क्लासेस बना के करते हो ना अपने लाइक क्या कहते हैं स्टाइल्स डालते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली आपको उस index.css को ना मेन के अंदर इम्पोर्ट करवा लेना है, ठीक है? इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ index.css, ये आपकी इसके अंदर आ गई है। अब वहाँ पे भी अगर आप क्लास को दोगे ना तो वो इसके अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से सिंपल है। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, अगर आप उसको भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सीएसएस मॉड्यूल्स। हम्म, लेट्स सी दिस वन। ये देखो, अगर आप चाहते हो ना, अभी देखो index.css में अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, आपकी वेबसाइट, तो आप एक पॉइंट पे जाके ना आप कहोगे कि यार एक ही फाइल के अंदर कैसे हम कर सकते हैं। तो और वो हर एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि आपके 2 बटन्स हैं ना, तो दोनों को डिफरेंट अप्लाई करना चाहते हो, तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट क्लास नेम देना शुरू कर दो, आप ना उसका एक मॉड्यूल.css का बना सकते हो। जैसे आप एक फाइल बनाओगे, जिसका आप ये नाम दे दोगे button.module.css और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये फ़ाइल ओके डॉट एरर डाल दी है, सही है। ये आपने इसके अंदर डाल दिए और ये आप फिर उस स्पेसिफ़िक फ़ाइल के अंदर इम्पोर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नैप बार में अगर हमने ये चीज़ करनी है ना, हम इसको इम्पोर्ट कैसे करवाएँगे? स्टाइल्स फ्रॉम इसका क्या नाम था? बटन डॉट मॉड्यूल जो भी है आगे, वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर आप उसको ना यहाँ पे स्टाइल करके मतलब रेफ़रेंस दे सकते हो। अच्छा, ठीक है, आपको क्लियर है फ़हीरा? हाँ जी। ठीक एक्सपोर्ट है। तो नहीं करना पड़ेगा उसको पहले जैसे हमने वो कंपोनेंट्स को नहीं, किया? नहीं, नहीं, सीएसएस को नहीं करना पड़ेगा। सीएसएस को नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जी, हसनैन बताएँ कि जी, आसिम, ये आप लोग अटेंडेंस के लिए तो नहीं हाथ क गाइज़ अगर कोई सवाल है सो यू कैन आस्क और बाद में भी अस्सलाम पूछ वालेकुम सकते हो आप अहमद लोग। भाई। मेरा एक सवाल था कि सर वालेकुम ने हमें अस्सलाम। एक असाइनमेंट भी दी थी कि जो प्रोजेक्ट हम करेंगे उसकी हाँ, हमें बनाना स्टार्ट करनी है रिएक्ट की कंपोनेंट्स। तो वो कहते कि कोई हाँ, सोशल मीडिया का कोई होगा प्रोजेक्ट, आप कह रहे हैं एयरबीएनबी का, तो जरा ये कर देंगे क्लैरिफाई हाँ, क्या करना है। स हाँ, एयरबीएनबी होगा। वो हमने सर से बात कर ली है कल, वो एयरबीएनबी ही यार वो होगा। नहीं वो कंफ्यूजन इतना इनको डिफरेंस नहीं है वैसे। हुँ, अहमद मेरी आवाज आ रही है? अहमद, आ रही है, आ रही है। हाँ वो इसमें सीन ये है कि आ रही आप है। अपना प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर दें, जो आपका मतलब हमारा प्लान है मेन। और उसके अलावा जो सर असाइनमेंट कह रहे थे वो एक यानी काइंड ऑफ मार्क है भी नहीं
and that will actually help enable them do the main project which you will be doing. तो वो उसमें वो शायद 1-2 घंटे का हाँ। काम है, उसमें कंपोनेंट्स से यानी कि वो इनको फैमिलियराइज कराने के लिए। तो वो उसमें आप उसकी जो प्रॉब्लम्स आए वो टीए सेशन में या हमें वैसे अप्रोच करके या जो सर के आवर्स होंगे, अभी इस वीक में इंशाल्लाह आपके अनाउंस हो जाएंगे। होपफुली आपकी फ्राइडे की क्लास भी शिफ्ट हो जाएगी इस वीक में। तो वी विल देन बी डूइंग दैट प्रोजेक्ट, एंड उसकी में जो आपको हेल्प चाहिए हो तो आप लोग आके हमें बता सकते हैं इश्यूज। ठीक है अब्दुलरहमान भाई, थैंक यू। बिल्कुल सही है। ठीक है। और कोई सवाल? मेरा एक क्वेश्चन था। एजाज अच्छा अहमद भाई, मेरा एक जी, क्वेश्चन है कि हमने मेरा क्वेश्चन था कि लेट जस्ट सपोज हम नैव बार अगर बना रहे हैं तो हम नैव बार हो सकता है कि हम वही स्ट्रक्चर यूज करें, लेकिन हम उसकी ना सीएसएस प्रॉपर्टीज अगली बार ही चेंज करें। लेकिन अगर हम उधर ही सीएसएस प्रॉपर्टीज ठीक को है। दे देंगे तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम उस फंक्शन को एज अ हुँ। पैरामीटर कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, या वो जो हम नैव बार का टैग बना रहे हैं एग्ज़ैक्टली। उसको इसी तरह कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉप्स। अगर आप चाहते हो ना कि आपका कंपोनेंट डायनामिक हो, यानी कि हर दफ़ा एक ही जैसा ना रहे, जैसे आपने स्टाइल्स की बात की है कि आप लेट्स से होम पेज पे कोई और स्टाइल हो, अबाउट अस पे कोई और स्टाइल्स हो, तो एक चीज़ आप देखोगे आगे जाके प्रॉप्स। आप ना कंपोनेंट्स को कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, जिसके थ्रू आप वो स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने अभी जो रिएक्ट ऐप जो क्रिएट की है वो थ्रू वीट की है, तो हम सिंपल हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप क्यों नहीं किया? ठीक है। क्रिएट रेक्ट ऐप आप समझ लो उसकी सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने वो कमांड बनाई है ना, जो हमने अभी रेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन की थी, सो दे आल्सो वुड से कि आप क्रिएट वीट से करें, क्योंकि वीट के ना कुछ फ़ायदे हैं जो क्रिएट रेक्ट ऐप में नहीं होते। वो फ़ायदे थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट की जो स्पीड है ना, जो रीलोड आपका स्पीड है, जब कंपाइल होता है आपका पूरा कोड और उसको लोकली रन करने में जो टाइम लगता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है? फिर उसके अलावा प्रोलिफिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसके अंदर वीर जो है ना, रेक्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्रिएट रेक्ट ऐप से, कमांड से। इन द एंड तो वो रेक्ट ही चल रही है। सो इसलिए हमने वीट यूज़ किया। ये ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है गाइज़? अब्दुल अटेंडेंस होगी सबकी? यस, हाँ होगी है। ओके, परफेक्ट। चलें, आप लोगों में से अगर किसी का कोई सवाल है, दे कैन स्टे, बाकी यू आर फ्री टू गो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। यार गिट का सेशन 7 PM पे है आज, तो वो वॉलंटरी ही है, लेकिन 15-20 स्टूडेंट्स ने कहा था, तो अगर वो अटेंड करना हो तो आप लोग आ सकते हैं। देयर विल बी नो अटेंडेंस बट यू कैन कम। अब्दुलरहमान भी वो जो सर ने मतलब यूआई के रिलेटेड लेक्चर देना था, उसका क्या बना? डिजाइन से रिलेटेड जी जी। वो उसके प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक में या उससे भी शायद बाद में, बट होपफुली नेक्स्ट वीक में। तो वो जैसे ही वो अनाउंस कर देंगे हम। अभी तो सर के साथ उससे सर से टाइम लेंगे और वो फिर देखेंगे। ओके।